नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लगातार हम कई पहलुओं पर आप तमाम जो दर्शक हैं उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा कांटे की, जबरदस्त और जोरदार होने जा रही है। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो। देखिए, पिछले कई वीडियो में हमने आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश की थी कि इस बार राजनीतिक पार्टियों के अंदर किस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। राजद के अंदर किस तरीके से टिकट बंटवारे की कोशिश सामाजिक समीकरणों को साध कर इस बार करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ हम बीजेपी की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब नीतीश कुमार के बाद बिहार में अपना भविष्य तलाश रही है। उसे यह उम्मीद है कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का ही यहां पर वर्चस्व होने वाला है। एनडीए के अंदर बीजेपी का अपना सीएम बनने वाला है, और ऐसे में बीजेपी इस बार के चुनाव में कदम फूंक फूंक कर रखने की कोशिश कर रही है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बीजेपी में यादव समाज को लेकर क्या रणनीति बन रही है, कौन से यादव समाज के वो नेता हैं जिन्हें इस बार बीजेपी टिकट दे सकती है, तो कौन से वो विधायक हैं या जो पिछले बार मैदान में बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। इस बार इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी के अंदर भूमिहार राजनेताओं को लेकर। वो समाज जिसके बारे में ये सब कोई खुलकर कहता है कि ये बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, यानी कि बीजेपी जिधर भूमिहार समाज का वोट उधर। लेकिन बीते कुछ चुनाव में हम देख रहे हैं कि भूमिहार समाज के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, बगावत हो रही है। नेता भी खिलाफ में जा रहे हैं, वोटर भी खिलाफ में जा रहे हैं, निराशा उनके अंदर छा गई है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसे समझने की जरूरत है। अगर बीजेपी में बड़े भूमिहार नेताओं की हम चर्चा करें तो आप केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का नाम लेते हैं, डिप्टी सीएम लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा का नाम लेते हैं, और भी कई नेता हैं जो फायर ब्रांड है, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और अपना वर्चस्व अपने क्षेत्र में रखते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग होने वाला है, बहुत नेताओं का दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के अंदर भूमिहार समाज को लेकर राजनीति को समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में बीजेपी किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरी थी भूमिहार समाज को लेकर। देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, उसमें 15 ऐसे कैंडिडेट थे जो भूमिहार समाज से आते थे, यानी कि जो भूमिहार समाज के नेता थे, उन्हें बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था। अगर उन 15 नेताओं के बारे में बात करें, उन 15 सीटों के बारे में बात करें, तो उन 15 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अगर एक एक सीट की हम बात करें तो चनपटिया, चंपारण की सीट, यहां पर प्रकाश राय का टिकट काटकर बीजेपी ने उमाकांत सिंह को मैदान में उतारा, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिर दूसरी सीट सिवान जिले के अंतर्गत आती है, गोरिया कोठी, देवेश कांत सिंह को उतारा, वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मुजफ्फरपुर सदर की सीट, इसकी चर्चा आप कैसे नहीं करेंगे। सुरेश शर्मा, बड़े नेता, पूर्व मंत्री, इन्हें कैंडिडेट बनाया, हालांकि चुनाव ये हार गए। फिर बात करेंगे हम चंपारण की ही एक और सीट कल्याणपुर की। कल्याणपुर में बीजेपी ने सिटिंग विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह पर ही दांव खेला, लेकिन कांटे के मुकाबले में वो आरजेडी के मनोज यादव से महज 1200 वोटों से चुनाव हार गए। फिर पटना जिले के अंतर्गत आने वाले विक्रम की सीट की चर्चा करेंगे। यहां पर अतुल कुमार, एक युवा चेहरे को मैदान में उतारकर बीजेपी ने प्रयोग किया, लेकिन चुनाव तो हारे ही, तीसरे नंबर पर चले गए। फिर तरारी की सीट,
तरारी की सीट पर कौशल विद्यार्थी को बीजेपी ने उतारा, एक नया नाम, नया चेहरा, संगठन का आदमी, लेकिन ये तो बुरी तरह से फ्लॉप हुए, तीसरे नंबर पर ये चले गए। हालांकि हाल में तरारी में जो उपचुनाव हुआ था उसमें सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को मैदान में उतारकर बीजेपी तरारी को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गई है। फिर गोह की सीट मनोज शर्मा को उतारा, चुनाव हार गए। अरवल की सीट दीपक शर्मा को मैदान में उतारा, चुनाव हार गए। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम की सीट। बीहपुर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, यहां पर इनकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। हाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में इसलिए आ गए थे क्योंकि बिहार सरकार का जो विस्तार हुआ था, यानी जो कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उसमें इनको मंत्री बनाने की चर्चा थी भूमिहार समाज से, लेकिन मंत्री नहीं बने। ऐसे में इनका एक कहा जाता है कि बयान का वायरल हो गया। हालांकि बाद में इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इस तरह से कोई बयान नहीं है, जिसने भी खबर चलाया गलत चलाया। इनकी नाराजगी की खबर आ गई थी मंत्री नहीं बने थे तो काफी ज्यादा ये चर्चा में रहे। बीरपुर के विधायक बेगूसराय कुंदन सिंह चुनावी मैदान में उतरे, जीत गए। बिस्फी हरिभूषण ठाकुर बचौल, फायर ब्रांड नेता बीजेपी के। जाले जीवेश मिश्रा बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं। नवादा की हिसुआ की सीट अनिल सिंह चुनाव हार गए। और वारसलीगंज अरुणा देवी अखिलेश सरदार की पत्नी, वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। तो 15 सीटों में 8 पर जीत मिली, 7 पर हार मिली। हालांकि तरारी की सीट जो उपचुनाव में बीजेपी ने जीत लिया, अगर इसे जोड़ दें तो फिर हम कहेंगे कि 9 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। मतलब जो 15 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था, उनमें से 9 सीटें भूमिहार समाज चुनाव जीतने में कामयाब रहा और 6 सीटों पर अब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो 2020 की बात हो गई। अब हम 2025 की बात करेंगे। 2025 में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले बार गठबंधन को ही देखे तो इतना बड़ा गठबंधन बीजेपी का नहीं था जितना बड़ा गठबंधन अब हो गया है। तो माना यह जा रहा है कि इस बार तो बीजेपी जो पिछली बार 110 सीटों पर चुनाव लड़ गई थी, इस बार तो उसकी सीटें घटेंगी। अब वो 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, क्या होगा, लेकिन 110 के तो नीचे ही जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई सीट ऐसा है जो इस बार गठबंधन के अंदर बीजेपी को दूसरे को देना पड़े? भूमिहार समाज के जो 15 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए, उनमें से हम बात कर रहे हैं, उनमें से क्या कोई सीट ऐसा है जो गठबंधन के अंदर बीजेपी को कुर्बान करना पड़े, यानी गठबंधन के सहयोगी दल को देना पड़े? ऐसे में एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है, वो है गोह की सीट, गोह विधानसभा। यहां पर पिछली बार चुनाव लड़े थे मनोज शर्मा, चुनाव हार भी गए थे, तो सीट पर वैकेंसी है। और ऐसी परिस्थिति में एक चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसको ये सीट इस बार गठबंधन में जाएगी। और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि कैंडिडेट भी फिक्स है, रणविजय सिंह का नाम चल रहा है। हालांकि बात केवल गोह की नहीं है कि वो दूसरे जगह चल जाए, इसके अलावा एक और चर्चा है अरवल की सीट, दीपक शर्मा जो लड़े थे हार गए थे, यहाँ भी वैकेंसी है। तो इस सीट पर भी चर्चा चल रही है कि ये सीट पर भी या तो कैंडिडेट बदलेगा या फिर यह सीट भी गठबंधन में किसी और को जा सकती है। इसके अलावा जिन्हें पहलवान बनाकर मैदान में बीजेपी ने उतारा इन 15 सीटों पर भूमिहार समाज की, उनमें क्या किसी का टिकट कट सकता है? तो उसमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो विक्रम विधानसभा का है। विक्रम विधानसभा से अतुल कुमार को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। हश्र इतना बुरा हुआ कि तीसरे नंबर पर चले गए। युवा चेहरे हैं, अभी इनके पास समय है, आगे भी चुनाव लड़ सकते हैं। और जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ, उनका झुकाव अब बीजेपी के तरफ हो गया है, एनडीए के तरफ हो गया है। तो माना जा रहा है कि सिद्धार्थ सौरभ को बीजेपी इस बार विक्रम में मैदान में उतारेगी। फिर एक और सीट की अगर हम चर्चा करें जहां पर लग रहा है कि कैंडिडेट बदला जा सकता है, वो मुजफ्फरपुर की सीट है, सुरेश शर्मा। देखिए मुजफ्फरपुर की जब हम बात करेंगे तो केवल सुरेश शर्मा की चर्चा नहीं होगी, फिर हम और भी सीटों की चर्चा करेंगे। देखिए मुजफ्फरपुर जिले को लेकर कहा जाता है कि यह सीट ऐसी है लोकसभा की, मुजफ्फरपुर लोकसभा,
कि वो एनडीए का सबसे सेफ सीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूमिहार, राजपूत, इनकी आबादी अच्छी खासी है और इस वजह से यहाँ पर बड़े ही आसानी से मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव जीतने में एनडीए कामयाब रहता है। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में तो 6 ही विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन जब मुजफ्फरपुर हम जिले की बात करते हैं तो उसमें 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों में जहां पर भूमिहारों की आबादी अच्छी खासी है, भूमिहार ब्राह्मण दोनों ही अच्छे खासे संख्या में है, वहां पर पिछले चुनाव में महज एक सीट पर एनडीए ने भूमिहार कैंडिडेट उतारा और वो सीट थी मुजफ्फरपुर की, जहां से सुरेश शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया। और ये फिर बाद में जो रिजल्ट आया, बीजेपी के अंदर ही गठबंधन के नेताओं पर ही ये आरोप लगा कि सुरेश शर्मा को जबरदस्ती चुनाव हरवा दिया गया। विजेंद्र चौधरी कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और कहा यह जाता था कि सुरेश शर्मा को जबरदस्ती भीतर घात का सामना करना पड़ा और इस वजह से वो चुनाव हार गए और इसका खामियाजा भी बाद में बीजेपी को भुगतना पड़ा। जब बोचहा में उपचुनाव हुआ, सुरक्षित सीट, मुसाफिर पासवान वीआईपी के विधायक थे, निधन हो गया। पहले तो एनडीए में लत्तम जुत्तम शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई कि चुनाव कौन लड़ेगा। हाल ये हुआ कि वीआईपी को एनडीए से बाहर निकलना पड़ गया, मुकेश सहनी अलग हो गए, बीजेपी जेडीयू अलग हो गई और वहां पर बेबी कुमारी पूर्व विधायक को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, वीआईपी ने अपना कैंडिडेट बनाया, जो रमई राम की बेटी हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया और इधर से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया। त्रिकोणीय लड़ाई हुई और हश्र बीजेपी का बहुत बुरा हुआ और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि जो भूमिहार वोटर थे वो नाराज थे, बीजेपी के पक्ष में बाहर नहीं निकले, वोट देने ही नहीं गए और इस वजह से बीजेपी बहुत कम वोट ले पाई और आसानी से आरजेडी के अमर पासवान चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मतलब कि वीआईपी और बीजेपी का वोट का परसेंटेज देखिएगा तो लगभग बराबर रहा बोचहा में और इसके पीछे कहा यही गया कि वोट देने जो भूमिहार समाज रहा वो खुलकर बाहर नहीं आया, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने और एनडीए ने भूमिहारों को नाराज किया, निराश किया। पहले तो जो हमेशा 2 सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट उतारे जाते थे वो घटाकर 1 सीट कर दिया और उस पर से भी सुरेश शर्मा को हरवा दिया। ये आरोप एनडीए पर लगा। तो अब तो 2025 की बारी है, अब ये गलती बीजेपी क्या सुधारेगी इस बार, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए इस बार बीजेपी के लिए भी भूमिहार वोटरों को अपने साथ बनाए रखना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ हमने देखा कि कई सीटों पर भूमिहार वोटर जो थे वो थोड़े बहुत छिटके, बड़ी संख्या में नहीं लेकिन निर्णायक अंतर में इधर उधर हुए, क्योंकि लोकसभा में भले उतना असर हार जीत पर उस वजह से नहीं पड़ा, लेकिन विधानसभा में अगर 2-3 हजार भी वोट से इधर उधर हो गए और कांटे की फाइट हुई तो मुश्किल झेलनी पड़ सकती है बीजेपी को भी और एनडीए को भी। आप लोकसभा में देखिए महाराजगंज, वैशाली, भागलपुर, 3 ही सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट इंडिया अलायंस से मैदान में उतरा, जिसमें महाराजगंज और वैशाली में कांग्रेस के थे, लेकिन जो आरजेडी किसी भूमिहार को लोकसभा में टिकट नहीं देती थी उसने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उतार दिए और इस वजह से कई सीटों पर बहुत असर पड़ा। जहां पर हार जीत का अंतर हम लोग देखते थे कि 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख ऐसे है इंडिया अलायंस और भी एनडीए के कैंडिडेट के बीच। एनडीए के कैंडिडेट हमेशा 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख ऐसे वोटों से आगे थे। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 1 लाख के भी नीचे आ गया अंतर। तो इसी से आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से वो नाराजगी देखने को मिली। हालांकि इसके पीछे और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, ये मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर हो सकती है, लेकिन भूमिहार समाज का वोट भी इधर से उधर हुआ, ये हमने देखा। और ये गलती इस बार ना हो, इसकी कोशिश बीजेपी के तरफ से पूरी करनी होगी और इसके लिए है कि पहले तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट बनाइए। अब कितने सीटों पर कैंडिडेट बनाएंगे ये बाद की बात है। पहला तो हमने आपको बता दिया कि 15 सीटों पर पिछली बार उतारे थे, कौन कौन कैंडिडेट थे, हार जीत किसकी हुई किसकी नहीं हुई। अब हम आपको बता देते हैं कि वो कौन से नए दावेदार बनकर बीजेपी में उभर कर आए हैं जो इस बार
भूमिहार समाज से हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है इंजीनियर अजीत कुमार, पूर्व मंत्री का, कांटी से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड से विधायक रह चुके हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से भी रह चुके हैं और 2015 और 20 पिछले 2 चुनाव से उन्हें हार झेलनी पड़ रही है। 15 में तो महागठबंधन था तो जीत नहीं पाए, 20 में क्या हुआ कि हार गए। देखिए 20 में हुआ कुछ ऐसा कि कांटी की जो सीट थी वो वापस से जनता दल यूनाइटेड को चली गई गठबंधन में, और जनता दल यूनाइटेड ने यहां से मोहम्मद जमाल को कैंडिडेट बनाया, यानी कि मुस्लिम चेहरा मैदान में उतारा। आरजेडी ने भी इजराइल मंसूरी, एक मुस्लिम चेहरा ही मैदान में उतारा। अब अजीत कुमार की ये बनी बनाई सीट थी, वो इसको छोड़ना नहीं चाहते थे तो वो निर्दलीय लड़ गए। और वैसी परिस्थिति में जब रिजल्ट आया तो अजीत कुमार दूसरे नंबर पर थे, इजराइल मंसूरी पहले नंबर पर चुनाव जीत गए और जेडीयू कैंडिडेट तीसरे नंबर पर खिसक गए और महज 25,000 के आसपास ही उनको वोट आया। लोजपा ने भी यहाँ चुनाव लड़ा, उसे भी 18,000 के आसपास वोट आया और हार जीत का जो अंतर था इजराइल मंसूरी और अजीत कुमार के बीच वो महज 10,000 के आसपास का था। यानी कि यहाँ पर रणनीति बनाने में एनडीए से चूक हुई। अगर उन्होंने अजीत कुमार को कैंडिडेट बनाया होता तो शायद ये सीट निकल सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। रणनीति गलत बनी, पहलवान गलत उतारा तो कांटी की सीट गंवानी पड़ गई एनडीए को और इस बार अजीत कुमार एक बार फिर बीजेपी में आ गए हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान ही इन्हें पार्टी में वापस लाया गया, कहा गया कि वैशाली से आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन चुनाव आते आते एक तरफ जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए का हिस्सा हो गई और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एनडीए का हिस्सा हो गई और वैशाली की सीट दोबारा से चली गई चिराग पासवान को और उन्होंने फिर से बीना देवी को ही मैदान में उतार दिया। और उस दौरान अजीत कुमार चुपचाप रह गए, बागी नहीं हुए, नहीं लड़ा, शांत रहे। लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव आया है, अब अजीत कुमार को तो टिकट चाहिए। बीजेपी ने एक धोखा कर दिया कि लोकसभा का उम्मीदवार बताकर कैंडिडेट पार्टी ज्वाइन कराई और फिर वो टिकट भी नहीं मिला, किसी और को चला गया। अब बारी विधानसभा की, अब क्या बीजेपी अजीत कुमार के लिए नीतीश कुमार से कांटी विधानसभा सीट पर समझौता करेगी? क्या नीतीश कुमार से यह सीट वापस लेकर वो फिर से अजीत कुमार को यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी या फिर अजीत कुमार को जेडीयू में शामिल कराकर उस सिंबल से, जेडीयू के सिंबल से ही चुनाव लड़ाया जाएगा? क्योंकि अजीत कुमार तो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सक्रिय हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। निर्दलीय लड़कर ताकत दिखा दिया, दूसरे नंबर पर आए, महज 10,000 से ही हार जीत उनकी हुई है। अगर लोजपा भी नहीं शायद मैदान में उतरती तो और ज्यादा वोट मिल जाता। जेडीयू कैंडिडेट तो महज 25,000 वोट लेकर आए और इनकी बात करें तो ये 54,000 वोट लेकर आए। तो आप इसी से समझ लीजिए कि इनका पावर कांटी विधानसभा में क्या है। और एक सीट मुजफ्फरपुर की, यहाँ पर सुरेश शर्मा या फिर उनके बेटे, उनको लेकर चर्चा तो छिड़ी हुई है, लेकिन दूसरी सीट कांटी की। और यहाँ पर अगर कोई इफ एंड बट हुआ, कोई दिक्कत अजीत कुमार को लेकर हुई तो फिर मामला जो है वो काफी ज्यादा पूरे मुजफ्फरपुर में बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए कई सीट है जहां पर राजपूत जो हैं वो विधायक बने हैं, चाहे साहेबगंज की बात करिए, पारू की बात करिए, बरुराज की बात करिए, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अच्छा खासा संख्या राजपूतों का है जो यहाँ पर टिकट लेकर आते हैं, जीतकर विधायक भी बनते हैं। लेकिन इस बार 2025 में तो एक और चर्चा है और वो है कि गायघाट की सीट पर जो बीना देवी हैं उनकी बेटी कोमल सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से उतर सकती हैं या फिर रामा किशोर सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि आरजेडी से अब किनारे हो गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थाम लिया है। उनकी पत्नी जरूर बीना देवी आरजेडी की विधायक है, लेकिन महनार में इस बार उनके लिए मुश्किल है क्योंकि पति पार्टी बदल चुके हैं। तो महनार उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में रामाकिशोर सिंह का जो दावा है वो गायघाट पर मजबूत होता है। तो गायघाट की सीट पर कोमल सिंह या फिर रामाकिशोर सिंह,
इन दो परिवारों में से कोई मैदान में आएगा तो एक और राजपूत की सीट मुजफ्फरपुर में बढ़ेगी, और वैसी परिस्थिति में भूमिहार समाज में रिवोल्ट ना हो, वो भड़काओ जो कहते हैं वो ना हो जाए, जो गुस्सा नाराजगी है वो ना बढ़ जाए चुनाव के दौरान। ऐसी हालात में अब बीजेपी को ये देखना होगा, एनडीए को देखना होगा कि मुजफ्फरपुर को कैसे साधा जाए और किस सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट उतारकर सब कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि संख्या जो है भूमिहारों की मुजफ्फरपुर में अच्छी खासी है। और वैसी परिस्थिति में एक मुजफ्फरपुर की सीट जहां पर सुरेश शर्मा या फिर उनके बेटे की चर्चा चल रही है, और दूसरी कांटी की सीट तो है, क्या देखना होगा तीसरी सीट भी भूमिहार समाज से यहां पर हो सकती है, वो क्या पारू होगा, बरुराज होगा या और आई हो सकता है। तो इसकी चर्चा जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। तो एक तो कांटी की सीट हो गई, और इस हमने विक्रम की चर्चा कर ली, गो और अरवल की भी चर्चा कर ली है। फिर एक और सीट है तेघरा की सीट, जहां पर पिछली बार जेडीयू लड़ी थी, हार का सामना करना पड़ गया, वैकेंसी है, सीपीआई के रामरतन सिंह यहाँ से विधायक हैं। तो इस बार तेघरा जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत आती है, रजनीश कुमार पूर्व एमएलसी वो दावा ठोके हुए हैं कि हम इस बार तेघरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखना होगा कि अब एनडीए के अंदर सीट जब बंटवारा होता है तो तेघरा की सीट किसके खाते में जाती है। फिर महाराजगंज की सीट है, महाराजगंज पर विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन इस बार बीजेपी में एक हल्ला मचा है कि भाई इस बार किसी वैश्य को टिकट ना देकर महाराजगंज में भूमिहार को टिकट दिया जाए, क्योंकि आबादी उनकी सबसे ज्यादा है। हेमनारायण शाह जेडीयू से पिछली बार पूर्व विधायक चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। अब बीजेपी के अंदर देवरंजन प्रसाद और महाचंद्र प्रसाद जो है वो महाराजगंज में दावेदारी की है। देखना होगा कि हेमनारायण शाह जो वैश्य समाज से आते हैं, क्या उनकी जगह पर किसी भूमिहार को कैंडिडेट बनाया जाता है या नहीं। और फिर बात कर ले हम कुछ और सीटों की, तो और लगभग जो पुराने कैंडिडेट थे वो तो मैदान में रहेंगे ही। हालांकि कल्याणपुर सचिंदर प्रसाद की जो सीट है वहां पर उनकी दावेदारी जरूर मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ उसी सीट पर एक और चेहरा है जो मैदान में उतरने की तैयारी में है, कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी से टिकट मिल जाए। संगठन के नेता कहे जाते हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, इसके अलावा किसान मोर्चा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे, आरएसएस से जुड़ा हुआ नाम है अखिलेश सिंह, वो भी कल्याणपुर में सीट चाहते हैं। तो देखना होगा कि बात जब हम चंपारण की करेंगे तो राधा मोहन सिंह जो है वो किस तरीके से यहाँ पर किसको मैदान में उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सचिंदर प्रसाद की बात करें तो मजबूत नेता है, बड़े नेता है, विधायक भी रहे हैं, पिछला बार चुनाव भी महज 1200 वोटों से ही हारे हैं, तो उनकी दावेदारी मजबूत है, धनबल जनबल सब में। अखिलेश सिंह के पास धनबल वो नहीं है, लेकिन संगठन का जो कार्यभार वो संभाल चुके हैं, जो काम उन्होंने किया है, और बीजेपी को तो माना भी जाता है कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में, टिकट देने में वो पीछे नहीं हटती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि इस बार का मुकाबला बहुत रोचक है, जबरदस्त है, कांटे की फाइट होगी। वैसी परिस्थिति में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हारने वाले कैंडिडेट पर दांव खेला जाए, और वैसे में देखना होगा कि बीजेपी सबसे पहले तो इस बार के चुनाव में कितने सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट उतारती है, और चेहरा वही होंगे जो पुराने थे, बदलाव होगा, कौन सी सीटें दूसरे पार्टी को गठबंधन में मिलेगी, ये भी देखना बड़ा इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। और खासकर मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो एक मुजफ्फरपुर सदर की सीट सुरेश शर्मा की और कांटी विधानसभा की, वहां पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार एनडीए के अंदर क्या कुछ फैसला होता है, पक्ष में किसके कौन बैठता है, बीजेपी जेडीयू से सीट लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।